प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़े थे विशेषण के 4 भेदों के बारे में। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं, विशेषण की अवस्थाओं के बारे में और प्राय विशेषण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। उद्देश्यवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वाक्य में विशेषण शब्द पहले, यानी यदि किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले एवं विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां उद्देश्यवाचक विशेषण माना जाता है। यानी वाक्य में विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ होगा और विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां उद्देश्यवाचक विशेषण माना जाता है। अब बात करते हैं विधेयवाचक विशेषण की। वाक्य में विशेष्य शब्द पहले लिखा हुआ होगा और विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां विशेषण का भेद है वो विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। यानी जिस वाक्य में विशेषण शब्द पहले और विशेष्य बाद में लिखा हुआ हो तो वहां उद्देश्यवाचक विशेषण, और जिस वाक्य में विशेष्य शब्द पहले और विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे वह हरी सब्जी खाता है। वाक्य में पहले देखते हैं विशेषण का कौन सा भेद है। हमें प्रश्न करना है कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने से। तो वह कैसी सब्जी खाता है तो उत्तर मिलेगा हरी सब्जी। गुणवाचक विशेषण। अब हमें देखना है कि विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ है या विशेष्य शब्द पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ है और विशेष्य वो बाद में लिखा हुआ है। यानी हरी शब्द है वो विशेषण है और सब्जी है वो विशेष्य है। तो विशेषण शब्द पहले और विशेष्य बाद में लिखा हुआ होने के कारण यहाँ उद्देश्यवाचक विशेषण माना जाएगा। उद्देश्यवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं, सब्जी हरी ही खानी चाहिए। सब्जी हरी ही खानी चाहिए गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसमें विशेष्य शब्द पहले और विशेषण बाद में होने के कारण इस वाक्य में विधेयवाचक विशेषण माना जाएगा। विधेयवाचक विशेषण यानी जिस वाक्य में विशेषण शब्द पहले हो और विशेष्य बाद में हो तो वहां उद्देश्यवाचक विशेषण, और जिस वाक्य में विशेष्य शब्द पहले और विशेषण बाद में हो तो वहां विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। अगला वाक्य, वहां एक मोटा लड़का बैठा था। वहां एक मोटा लड़का बैठा था। कैसा लड़का बैठा था तो उत्तर मिलेगा मोटा। गुणवाचक विशेषण है और विशेषण शब्द पहले और विशेष्य बाद में होने के कारण उद्देश्यवाचक विशेषण माना जाएगा। उद्देश्यवाचक विशेषण। इसी तरह अगला देखते हैं, लड़का मोटा था। लड़का मोटा था। प्रश्न करना है लड़का कैसा था तो उत्तर मिलेगा मोटा। ये विशेषण है मोटा शब्द और लड़का है वो विशेष्य है। अब हमें देखना है कि विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ है या विशेष्य। तो इस वाक्य में विशेष्य पहले और विशेषण बाद में। तो जिस वाक्य में विशेष्य शब्द पहले और विशेषण बाद में लिखा हुआ हो वहां विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। विधेयवाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में 2 विशेषण है। पहला विशेषण है कश्मीरी सेब और दूसरा है लाल। अब बात करते हैं पहले कश्मीरी शब्द की। कश्मीरी शब्द कल हमने पढ़ा था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जहां किसी स्थान विशेष या किसी वस्तु के उत्पादन स्थल या किसी जानवर की नस्ल का बोध कराते हो तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। तो कश्मीरी शब्द है वो स्थान विशेष के कारण प्रसिद्ध है। तो यहाँ कश्मीरी शब्द में व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। तो गुणवाचक और गुणवाचक में हमें देखना है कि अब ये उद्देश्यवाचक विशेषण है या विधेयवाचक विशेषण है। यानी कश्मीरी शब्द का विशेष्य है वो सेब है। कश्मीरी शब्द विशेषण है और सेब है वो विशेष्य है।
तो जहां विशेषण शब्द पहले और विशेष्य बाद में हो वहां उद्देश्यवाचक विशेषण माना जाता है। उद्देश्यवाचक विशेषण। अब बात करते हैं लाल शब्द की। लाल शब्द है वो विशेषण है और ये सिंदूरी है वो ये इसका विशेष्य है। विशेष्य और विशेषण, यह गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में विशेषण बाद में लिखा हुआ है और विशेष्य पहले लिखा हुआ है तो यहाँ विधेयवाचक विशेषण माना जाएगा। विधेयवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं। भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। पद को रेखांकित कर दिया कि वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, तो हमें देखना है कि भोजन कैसा है, तो उत्तर मिलेगा स्वादिष्ट। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। अब गुणवाचक में देखना है कि विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ है या विशेष्य शब्द पहले लिखा हुआ है। तो विशेष्य पहले लिखा हुआ है और विशेषण बाद में लिखा हुआ है तो यहाँ विधेयवाचक विशेषण माना जाएगा। विधेयवाचक विशेषण। ये थे वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद माने जाते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। यानी जिस वाक्य में विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ हो एवं विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां उद्देश्यवाचक विशेषण माना जाता है, और जिस वाक्य में विशेष्य शब्द पहले लिखा हुआ हो और विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ हो तो वहां विधेयवाचक विशेषण माना जाता है। अब आगे देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, यानी विशेषण की अवस्थाएं कितनी मानी जाती है। विशेषण की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं मानी जाती है विशेषण की, तो उत्तर मिलेगा 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, और तीसरी विशेषता है वो अवस्था है वो उत्तमावस्था। यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखते हैं मूलावस्था, यानी जब किसी विशेषण शब्द का अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण की मूल अवस्था मानी जाती है। यानी विशेषण शब्द का अपने मूल रूप में प्रयुक्त होना, यानी मूलावस्था में विशेषण शब्द है वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तरावस्था में क्या होता है, जब किसी विशेषण शब्द का 2 पदार्थों, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। यानी विशेषण शब्द का प्रयोग है वो 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या 2 पदार्थों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। जब किसी विशेषण शब्द का दो वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग
दो वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। यानी जब किसी विशेषण शब्द का अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण की मूल अवस्था मानी जाती है, और जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। अब उत्तरावस्था की पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ विशेषण की उत्तरावस्था है या मूल अवस्था है या विशेषण की उत्तमावस्था है, पहचान कैसे करेंगे? तो हमें वाक्य में विशेषण शब्द से पहले से शब्द अथवा विशेषण के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी उत्तरावस्था की पहचान करने के लिए हमें क्या मिलेगा वाक्य में? या तो विशेषण शब्द से पहले से शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा या विशेषण शब्द के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं उत्तमावस्था की। जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। यानी जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। दोबारा देखते हैं। जब किसी विशेषण शब्द का अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है या कोई विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग दो वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। उत्तरावस्था की पहचान करने के लिए हमें विशेषण शब्द से पहले से शब्द अथवा विशेषण शब्द के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। उत्तमावस्था में क्या होता है कि जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में से किसी एक पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। उत्तमावस्था की पहचान कैसे करेंगे? यानी उत्तरावस्था में तो विशेषण शब्द से पहले से अथवा विशेषण शब्द के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा, और उत्तमावस्था में क्या है कि विशेषण शब्द से पहले सब से शब्द अथवा विशेषण के बाद यहाँ तर प्रत्यय है और वहां तम, इष्ट और
तृण प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द अथवा विशेषण के बाद तम, इष्ट अथवा तृण प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी उत्तम अवस्था में विशेषण शब्द से पहले या तो हमें सबसे शब्द लिखा हुआ मिलेगा या विशेषण के बाद तम, इष्ट और तृण प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। और अगर किसी विशेषण शब्द से पहले सबसे या विशेषण शब्द के बाद में तम, इष्ट या तृण इन तीनों प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय हो तो वहां विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाती है। जैसे राम अच्छा लड़का है। यहाँ विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है, यानी विशेषण है वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ विशेषण की मूलावस्था मानी जाएगी। अगला उदाहरण, कावेरी पवित्र नदी है। कावेरी पवित्र नदी है, तो यहाँ पवित्र शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है तो विशेषण की मूलावस्था मानी जाएगी। अगला उदाहरण, जैसे लता पटु बालिका है। विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ भी विशेषण की मूलावस्था मानी जाएगी। अब देखते हैं उत्तरावस्था, जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है। राम श्याम से अच्छा लड़का है। राम श्याम से अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था की पहचान करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि या तो विशेषण शब्द से पहले से शब्द लिखा हुआ मिलेगा या विशेषण के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी जहां दो पदार्थों, वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाए वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। यमुना कावेरी से पवित्र नदी है। यमुना कावेरी से पवित्र नदी है। पवित्र विशेषण है। अब यहाँ दो नदियों में तुलना की गई है, यमुना है वो कावेरी से पवित्र है, तो हमने क्या पढ़ा था कि या तो विशेषण शब्द से पहले से शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा या विशेषण के बाद में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा, तो यहाँ भी विशेषण की उत्तरावस्था। अगला उदाहरण, लता पटुत्तर बालिका है। लता पटुत्तर बालिका है, यानी पटु शब्द विशेषण है और अपने मूल रूप में था और यहाँ तर प्रत्यय जुड़ गया तो विशेषण की उत्तरावस्था। अब बात करते हैं विशेषण की मूल उत्तमावस्था की। राम सबसे अच्छा लड़का है। सबसे
अच्छा लगता है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में से श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाती है। और पहचान के लिए विशेषण शब्द से पहले या तो सबसे शब्द लिखा हुआ होगा या विशेषण शब्द के बाद में तम, इष्ट या तृण प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ विशेषण शब्द से पहले सबसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था। अगला उदाहरण, गंगा सबसे पवित्र नदी है। गंगा सबसे पवित्र नदी है, यानी अनेक नदियों में से या समस्त नदियों में से गंगा को सबसे पवित्र माना गया है। तो यहाँ भी विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाएगी। लता है वो पटुत्तम बालिका है। लता पटुत्तम बालिका है। विशेषण शब्द के बाद में तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ भी विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाएगी। यह विशेषण की तीन अवस्थाएं थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था यानी विशेषण शब्द का अपने मूल रूप में प्रयुक्त होना। उत्तरावस्था यानी विशेषण शब्द का जब दो वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए विशेषण शब्द से पहले या तो से शब्द लिखा हुआ मिलेगा या विशेषण शब्द के बाद में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। उत्तमावस्था में क्या होता है कि जब किसी विशेषण शब्द का अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए या तो विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द लिखा हुआ मिलेगा या विशेषण शब्द के बाद तम, इष्ट या तृण प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं प्रविशेषण की, कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है। प्रविशेषण ऐसे शब्द जो किसी विशेषण शब्द की भी विशेषता को प्रकट करते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही प्रविशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द तो विशेषण कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण शब्द की भी विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है कि भोजन कैसा है, तो उत्तर मिलेगा स्वादिष्ट। अब इस स्वादिष्ट शब्द की विशेषता को कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है, तो बड़ा शब्द इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ बड़ा शब्द है वो प्रविशेषण माना जाएगा। स्वादिष्ट शब्द विशेषण माना जाएगा और भोजन है वो विशेष्य, यानी विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।
वहां एक अत्यंत ऊंची दीवार थी। वहां एक अत्यंत ऊंची दीवार थी। वहां कैसी दीवार थी? तो उत्तर मिलेगा ऊंची। ऊंची शब्द विशेषण है। अब इस विशेषण शब्द की विशेषता है वो ये शब्द प्रकट कर रहा है अत्यंत। तो अत्यंत शब्द है वो प्रविशेषण माना जाएगा। विशेषण शब्द माना जाएगा ऊंची और दीवार माना जाएगा इसका विशेष्य। अगला उदाहरण, मेरे पास हिंदी व्याकरण की लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं। मेरे पास हिंदी व्याकरण की लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं। अब हमें कितना, कितने और कितने से प्रश्न करना है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो उत्तर मिलेगा हमें 1 दर्जन। तो 1 दर्जन शब्द है वो विशेषण माना जाएगा। अब इस 1 दर्जन शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है लगभग शब्द। तो ये लगभग शब्द है वो प्रविशेषण माना जाएगा और पुस्तकें वो इसका विशेष्य माना जाएगा। यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेषण शब्द की भी विशेषता को प्रकट करते हैं वे प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।